क्लास एक इंटरेस्टिंग क्लास आज स्टार्ट करते हैं कि जो भारत में मुगल्स आए और भारत में यूरोपियंस आए, ये कैसे आए और किस तरह आए और कैसे उन्होंने हमारे देश की व्यवस्था को प्रभावित किया। हाउ द मुगल्स केम इन इंडिया, हाउ यूरोपियंस केम, व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस ड्यू टू व्हिच द मुगल्स और यूरोपियंस केम टू द इंडिया। जो एक कमिंग ऑफ द मुगल्स है और यूरोपियंस है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, लेट्स सी द कमिंग ऑफ यूरोपियंस एंड मुगल्स। अब जो लोधी किंग थे, अभी क्या है, लोधी डायनेस्टी जो है वो लास्ट डायनेस्टी थी बिफोर मुगल्स। लोधी डायनेस्टी के बाद मुगल डायनेस्टी आती है। अभी इशू जैसे आपको बताया था, जो अफगान नोबल्स थे, इफ यू रिमेंबर माय लास्ट लेक्चर, जो मैंने बताया था आपको सल्तनत काल में, जो अफगान नोबल्स थे वह लोधी शासकों से प्रसन्न नहीं थे। They were not happy with the लोधी किंग। और लोधी किंग चाहता था, लोधी शासक चाहते थे अफगान नोबलों पर नियंत्रण रखना। तो देयर वॉज ए क्लैश इन लोधी शासकों में, और जो लोधी क्या थे, या अफगान थे, दे वर अफगान्स। तो अफगान रूलर अफगानों को नियंत्रण रखना चाहते थे, ताकि लोधी की सत्ता बरकरार रहे और जो शासक का प्रभुत्व बना रहे। लेकिन जो ये प्रयास था लोधी शासकों का, द अटेम्प्ट टुवर्ड द लोधी किंग्स, कि वह अपने नवाबों को कंट्रोल में लाए, उससे क्या है, नवाब खुश नहीं थे। नवाब्स वेर नॉट हैप्पी। नवाब इस बात के कारण से खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? वह अपना स्वतंत्रता चाहते, दे वांट देयर ओन इंडिपेंडेंस, दे वर कीन टू हैव द इंडिपेंडेंस। इस कारण से उन्होंने लोधी के खिलाफ प्लॉट किया, शासक के खिलाफ प्लॉट किया, और इस प्लॉट करने के कारण उन्होंने बाबर को इनवाइट किया। बाबर इनवाइट हुआ, बाबर को इनवाइट किया गया, और जो राजपूत प्रिंस थे राणा सांगा, वह उन्होंने ऑफर की टू हेल्प बाबर अगेंस्ट लोधी। जो राणा सांगा थे, इन्होंने भी ऑफर किया हेल्प टू बाबर अगेंस्ट लोधी। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव एड्रेस्ड, हाउ बाबर एंटर्ड इनटू द इंडिया। तो नोबल्स, जो अफगान नोबल्स थे, उन्होंने इनवाइट किया। एक ऑप्शन ये हो जाएगा कि अफगान नोबल्स ने इनवाइट किया। दूसरा क्या हो जाएगा, राणा सांगा ने भी यह आश्वासन दिया कि हम उनको हेल्प करेंगे। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। एक बड़ा सवाल इतिहास का है कि बाबर कैसे जीत सका। आर्टिलरी और ट्रेन कैवलरी, ये दोनों डिसेसिव हुए। डिसेसिव क्यों? बाबर कैसे यह युद्ध जीत सका? बाबर सक्सेसफुल रहा क्योंकि उसने वो आर्टिलरी लाया। कहां से लाया? वह सेंट्रल एशिया से आर्टिलरी लेके आया था, तोपखाना। ही ब्रॉट द आर्टिलरी फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। और यह जो सिस्टम था आर्टिलरी का, यह इंडिया के लिए न्यू था। इंडिया के लिए न्यू, इट वॉज न्यू टू द इंडिया। जो आर्टिलरी सिस्टम था, यह भारत के लिए नया था। भारत के पास अब क्या था, भारत के पास सेना स्मॉल थी। ही वॉज हैविंग स्मॉलर आर्मी बट ट्रेन्ड कैवलरी। जो उसके घुड़सवार थे वह ट्रेंड हुआ करते थे, और उसने अरेंज किया अपने सोल्जर को इन सच ए वे दैट दे कुड इजिली मूव। तीसरा क्या है, मोबिलिटी, पब्लिक एजिलिटी।
जो भी शब्द का इस्तेमाल कर लें, कि उसने ऐसे अपने अपने कहते हैं सेना को ऑर्गेनाइज किया कि वह तेजी से मूव कर सके फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। गुड जनरल, वह एक अच्छा सेना नायक था और उसको इस बात का अंदाजा था कि कैसे वह जीत सकता है युद्ध। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हो गया? क्या सवाल है? व्हाट वाज द रीजन ड्यू टू विच बाबर वॉज एबल टू कैप्चर इंडिया? या क्या वह रीजन थे कि बाबर इब्राहिम लोदी को, जबकि बाबर की सेना छोटी थी, जीतने में सफल रहा? ऑप्शन ए, आर्टिलरी। अब उसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेंट्रल एशिया में से आई थी, इंडिया के लिए वह न्यू थी। ऑप्शन बी, उसकी कैवलरी ट्रेंड थी, उसके जो घुड़सवार थे वो ट्रेंड। तीसरा, मोबिलिटी एजिलिटी, उसके जो घुड़सवार थे सेना ऐसी थी कि वह बहुत तेजी से घूम सकता। चौथा, गुड जनरल। तो क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। एक दो लोगों ने प्रीलिम्स के सवाल बनाने शुरू कर दिए हैं और सरप्राइजिंगली उनके सवाल मेरे सवाल से मैच कर रहे हैं। इट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। एक एस्पायरेंट ने सवाल बना के भेजा था, वो ऑलमोस्ट इसके आसपास था। उसी ने एक सवाल और बनाया था कि जो विजयनगर बहमनी का जो संघर्ष क्यों हो रहा है, वो भी उसने ऑलमोस्ट सेम बनाया था। आप अगर सवाल बनाएंगे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? अब एक और तथ्य है बाबर के बारे में। बाबर पोएट था। बाबर के बारे में क्या सही है? ही वॉज पोएट। बी, ही वॉज अ राइटर। सी, ही वॉज राइटिंग डायरी। डी, एंजॉइंग पोलो। सवाल ऐसे बनता है ना, हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग मेड, ऐसे सवाल बनते हैं ना। ये तो बाबर पोएट था, राइटर था, वह अपनी डायरी लिखता था, वह पोलो खेलना एंजॉय करता था। बाबर के बाद, बाबर में इतनी ही आप जानकारी अभी जानिए, बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं बारे में बोलते हैं, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान, लेकिन इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में इसको कहा जाता है। अब जब बाबर ये जीतता है तो बाबर ने इंडिया में रहना डिसाइड किया। इंडिया स्टे, ही डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया। यह एक और इंटरेस्टिंग पार्ट था जो पहले नहीं हुआ करता था। और अफगान नोबल्स थे और राणा सांगा उसके खिलाफ हो गए। जो अफगान नोबल्स और राणा सांगा ने उसको बुलाया था वो उसके खिलाफ हो गए। वो चाहते थे कि बाबर वापस चला जाए, लेकिन बाबर ने सबको हराया। बाबर डिफीटेड ऑल। एक चीज और लिखिए कि जो अफगान नोबल्स थे और राणा सांगा थे वो बाबर के खिलाफ हो गए, लेकिन बाबर ने उन सबको डिफीट कर दिया, सबको हरा दिया। बाबर की मौत 1530 में हो गई। बाबर ने अपने मौत के पहले तक उसने अपने आप को पंजाब, दिल्ली और गंगा प्लेन, पंजाब साम्राज्य बाबर का कहां कहां था, पंजाब। एक आप मैप बनाने की कोशिश करिए, इसमें भी पंजाब, दिल्ली, गंगा प्लेन। आप लोग एक मैप बनाने की, उससे क्या होता है, थोड़ा सा ज्योग्राफी की भी समझ आती है। पंजाब, दिल्ली, गंगा प्लेन। गंगा प्लेन कहां तो था? एज फॉर एज बिहार। तो सवाल क्या हो गया? बाबर का साम्राज्य कहां तक था? ए, बी, सी। अब गंगा प्लेन से आपको गलत कर सकते हैं। गंगा प्लेन यहां लिख दे, सी लिख, गंगा प्लेन एज फॉर बिहार। डी, कंप्लीट गंगा प्लेन। अगर वो गलत कराना ही चाहेंगे आपसे, गंगा प्लेन। तो एक ये तो आसान है, इसमें आपको कंफ्यूज कर देंगे कि बाबर का साम्राज्य कहां तक था। हुमायूं के साथ खास बात क्या थी कि वह जो न्यूली फाउंड किंगडम था उसको अफगान नोबल्स ने अटैक किया, जो अभी भी चाहते थे कि मुगल्स भारत को छोड़ दें।
बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर था, उसने उसने थ्रेटन किया और यह डराने की कोशिश की कि इनको बाहर भेज दिया जाए। तो जो अफगान रूलर जो नोबल्स थे, उसने बाबर को, हुमायूं को अटैक करने की कोशिश की, और बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर था, उसने दिल्ली पर उसे खतरा पैदा किया। हुमायूं सक्सेसफुल रहा गुजरात और मालवा को जीतने में। गुजरात और मालवा को जीतने में हुमायूं सक्सेसफुल रहा। लेकिन उस समय ईस्टर्न इंडिया में शेर शाह थे, जो स्ट्रांग अफगान मुगल थे, और शेर शाह ने न केवल अटैक किया मुगल साम्राज्य पर, उसने हुमायूं को परास्त किया। तो शेर शाह ने डिफीटेड हुमायूं। शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट किया। अब शेर शाह के साथ इंपॉर्टेंट बात, शेर शाह को थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि उसकी बहुत सी पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया, तो जो भी साम्राज्य बाबर ने बनाया था, वह चला गया। He lost all the empire made by the Babur. The empire made by the Babur has been lost. अब यह एक बड़ा खतरा, एक बड़ी समस्या थी हुमायूं के लिए। अब शेर शाह उसी उसी समय, जब ये क्या, तो अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। जब यह शेर शाह से हार के दर बदर भटकता रहता है, तो अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। शेर शाह का जो रियल नाम था वो था फरीद। हालांकि जब सवाल आते होते नहीं है, आईएएस तो खैर नहीं आएगा, पर जानने में क्या खराबी है, पीसीएस में आ सकता है। और कई लोग अभी वनडे एग्जाम देने के शौकीन लोग हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट, उन पे पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में। तो शेर शाह का नाम था फरीद। वह अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस था। पर्टिकुलरली पॉलिसी क्या थी? जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिसी थी मिलिट्री एंड रेवेन्यू, इसके ऑर्गेनाइजेशन से जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंप्रेस था, और इसी कारण उसने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। ही हैज ऑर्गेनाइज हिज आर्मी, और अलाउद्दीन खिलजी की तरह उसने अपने सेना का संगठन शुरू किया। उसने कहा जो ऑफिसर्स को सैलरी है, सैलरी कैश में मिले और रेगुलर मिले। अगर रेगुलर सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे अफसर काम करे, कैसे संतुष्ट रहेंगे? तो उसने उनको सैलरी दिया, रेगुलर दिया और कैश दिया। अगर किसी के पास कोई कंप्लेंट, वो पॉपुलर कैसे हुआ? हाउ बिकम पॉपुलर? अगर किसी के पास कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो वह सीधा शेर शाह के पास जा सकता था। इसने उसको पॉपुलर बना दिया। अब एक सवाल और आ गया, क्वेश्चन, हाउ ही बिकेम पॉपुलर? हाउ ही बिकेम पॉपुलर? ही बिकेम पॉपुलर बिकॉज कोई भी आदमी सीधे आए तो उसके पास जा सकता था। कोई भी शासक जो जनता से सीधा संवाद करता है, कोई भी शासक जो जनता से सीधा संवाद करता है, वह जनता में लोकप्रिय हो जाता है। यह कॉमन सेंस है। तो उसने जनता में सीधा संवाद करके अपने को पॉपुलर किया, पॉपुलर हुआ। और क्या करता था? वह फ्रिक्वेंट टूर करता था। देखिए, मैं एक एक फैक्ट तोड़ता क्यों हूं? यूपीएससी क्या करती है, किसी भी एक घटना पर, किसी भी एक इवेंट पर, किसी भी एक शासक पर 4 फैक्ट उठा के 1 2 3 4 लिख देती है। फिर आपसे एग्जामिन कराती है कि आप 1 में बोलो या 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो। तो जब आप तक फैक्ट्स को तोड़कर लिखने की कोशिश नहीं करोगे, समझने की कोशिश, तब तक आपसे आंसर नहीं आएगा। तो क्या करता था? वो फ्रिक्वेंट टूर करता था, लोगों से मिलता था और फ्रिक्वेंट टूर करता था, ताकि वह लोगों के कॉन्स्टेंटली टच में आ सके। उसने इस बात को रियलाइज किया
कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है वो टैक्स डिमांड कल्टीवेटर से हाई नहीं, रीजनेबल टैक्स डिमांड होनी चाहिए। टैक्स डिमांड कल्टीवेटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनरीजनेबल डिमांड से कल्टीवेटर्स को दिक्कत होती है और साम्राज्य के संगठन में और स्थायित्व में खतरा पैदा होता है। इसके लिए इस रीजनेबल टैक्स डिमांड के लिए कैसे रीजनेबल टैक्स डिमांड हो, उसने न्यू असेसमेंट ऑफ द लैंड का कराया। उसने अपने किंगडम में लैंड का न्यू असेसमेंट कराया, और जो असेसमेंट कराया ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट एज इन द रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, जो उसने असेसमेंट कराया लैंड को जैसे अलाउद्दीन के समय में हुआ था। जो उसने लैंड का असेसमेंट कराया वो वैसा ही कराया, उस तरह से कराया जैसे जो बेसिस में था जो अलाउद्दीन के समय में हुआ करता था। रोड्स के निर्माण में उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। शेर शाह का कार्यकाल इस बात के लिए याद किया जा सकता है कि उसने रोड का निर्माण किया और उसने रोड के साथ साथ शेडी ट्री लगवाए ताकि यात्रियों के लिए सुविधा हो, पर्यावरण का भी उससे अच्छा फायदा हो। हालांकि उनको पर्यावरण की चिंता नहीं थी, लेकिन पर्यावरण का फायदा तो हुआ नहीं थी, पर फायदा हुआ। जो उस समय ये पर्यावरण का इशू नहीं था, तो उसने क्या किया, रोड्स के किनारे शेडी ट्री लगवाए। अब क्या कर देंगे, ये शेडी ट्री उसने क्यों लगवाया है? क्योंकि उसको पर्यावरण चिंता थी, आप लिख दोगे, फिर उसके यात्रियों को चिंता थी। ये उस समय नहीं थी, ये चिंता उसमें नहीं थी। फायदा जरूर हुआ होगा लेकिन उसको चिंता इसकी नहीं थी, तो उसने क्यों लगवाए? ताकि यात्रियों को फायदा हो। उसने वेल्स बनवाए, वेल्स एंड रेस्ट हाउसेस, सराय। उसने वेल्स बनवाए, कुएं बनवाए और सराय बनवाई ताकि यात्रियों को फायदा हो जो ट्रेवल करते थे। जो मेन हाईवे था फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू बंगाल, वह पहली बार बनाया गया था मौर्य के समय में। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मौर्य के समय में, जो मौर्य के समय में एक हाईवे बनाया गया, जो एक नॉर्दर्न इंडिया का हाईवे था, बंगाल, नॉर्दर्न इंडिया टू बंगाल, यह मौर्य के समय बनाया गया था। इट हैज बीन मेड एट द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इसको रीबिल्ट किया गया। अब देखिए, इससे सवाल बनाइए, इन दो फैक्ट से सवाल बनाइए। सवाल नंबर 1, नॉर्दर्न इंडिया से बंगाल तक का हाईवे पहली बार कब बना? ए, मौर्य पीरियड, बी, सल्तनत पीरियड, सी, मुगल पीरियड, डी, शेरशाह सूरी। इसी को फिर सवाल और बनाइए। मौर्यों के समय बनाया गया एक नेशनल हाईवे जो नॉर्थ इंडिया से बंगाल तक जाता है, वह किसके समय में रीबिल्ड किया गया? ए, अलाउद्दीन खिलजी, बी, मोहम्मद तुगलक, सी, शेरशाह सूरी, डी, अकबर। बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपका सवाल सही कर ले जाओ, इसकी संभावना ज्यादा नहीं है। अनलेस अंटिल यू रेड इट वेरी केयरफुली, ये सवाल गलत ही होगा। सवाल सही वही हो पाते हैं जिसको बहुत ही संजीदगी से पढ़ा जाता है, नहीं तो सवाल गलत ही होंगे वो। गॉट इट? किसी को इशू है? जो प्रेजेंट डे के ग्रांड ट्रंक रोड है, जो प्रेजेंट डे की ग्रांड ट्रंक रोड है पेशावर टू कलकत्ता, ये किसने बनाई? यह बनाई शेरशाह सूरी ने। और यह जो आज की ग्रांड ट्रंक रोड है वो सेम उसी तरह की ग्रांड ट्रंक थी, और दिल्ली को कनेक्ट किया बुरहानपुर और जौनपुर से। दिल्ली को कनेक्ट किया बुरहानपुर से और जौनपुर से। दिल्ली को बुरहानपुर से और जौनपुर से उन्होंने कनेक्ट किया। जो बिल्डिंग, अब इन सारी रोड्स की बिल्डिंग से फायदा क्या हुआ? इससे
ट्रेवलिंग तो इजियर हुई हुई, साथ ही साथ क्या हुआ, इससे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बढ़ा। अब जो उसने यह सुधार किए, रोड्स बनाए, अब रोड्स का फायदा क्या हुआ, एक तो ट्रेवलिंग इजी हुई, रोड बनाए तो उससे क्या है, ट्रेवलिंग इजी हुई, लोगों को सहूलियत हुई, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सुविधा पूर्वक जा सकते थे। इन रोड्स को मर्चेंट ने इस्तेमाल किया अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आप कह सकते हैं इस रोड को बनाने से व्यापार में भी फायदा हुआ, व्यापार का विकास हुआ, लोगों को सहूलियत भी हुई और व्यापार का विकास हुआ। जब भी व्यापार का विकास होगा, साम्राज्य को फायदा होगा, साम्राज्य में स्थायित्व आएगा। ये सब इंटरप्रिटेशन है, करते जाओ आप। साम्राज्य को फायदा हुआ और उसने एक क्वाइन इशू किया, उसका नाम रुपया था। वह वैसे ही था जो आज तक मॉडर्न डे तक यूज किया जाता है। यह प्रीलिम्स के काम का है, जीएस के मेंस के काम का नहीं है, हिस्ट्री के मेंस का काम का है। आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़े, खासकर पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, ये जो 5 ऑप्शनल के सब्जेक्ट लोग हैं, इन 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट के लोगों के साथ एडवांटेज क्या है कि जीएस का कई पार्ट उनके ऑप्शन में काम आता है। तो ये जो शेर शाह वाला ये है, तकरीबन 100 से 150 शब्द के बीच का मटेरियल आराम से है। और ये ऐसा मटेरियल है जो आपको लिखना ही है, चाहे आप जितनी किताब पढ़िए, चाहे आप शेर साहब पे इंडिपेंडेंट किताब पढ़ रहिए, लेकिन आपको यह लिखना ही लिखना है। वह आपको क्लास 7 की किताब से मिल गया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके जीएस के मेंस में नहीं आएगा, ये जीएस के प्रीलिम्स में आएगा, लेकिन ऑप्शनल हिस्ट्री के मेंस में आएगा। तो यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यह सवाल ऑप्शनल के हिस्ट्री वालों का तैयार हो गया। अरे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये सब जो कि आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। प्रीलिम्स में इसमें से मिला के सवाल मैं बना दूं, मेजॉरिटी लोग गलत कर दोगे, मेजॉरिटी गलत करोगे, क्योंकि इस तरह के जो फाइन डिस्टिंक्टिव लाइंस हैं वो कंट्रोल में नहीं आती है। द मेन पर्पस टू क्लियर द प्रीलिम्स, कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, फिर मेजॉरिटी इलाहाबाद वाले फेल कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि जो मेन इशू है प्रीलिम्स क्लियर करने का क्या है, आप फाइन लाइंस को कैच करो, वह कैच नहीं होता आसानी से। कमांड में बहमनी किंगडम। अब बहमनी किंगडम के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि बहमनी किंगडम में महमूद गावान का नाम आता है। ओह, स्पेलिंग गलत हो गई है, महमूद गावान है, महमूद गावान का आता है। यह एक पर्शियन मर्चेंट है, इसने रेवेन्यू सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, वह चीफ मिनिस्टर था। अब इसके मेजर्स क्या क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप एक चीज समझने की कोशिश करिए तो मध्यकाल के जिन रूलर्स ने रेवेन्यू सिस्टम को समझा और काम किया, वह एक प्रगति के पथ पर गए। दे हैव टू गो ऑन द पाथ ऑफ द प्रोग्रेस। तो जो महमूद गावान था, जो पर्शियन मर्चेंट था, वह बहमनी किंगडम में आता है। वह कब आता है? 1453 में। वह 1453 में बहमनी किंगडम में आता है और इसके आने के बाद यह धीरे धीरे चीफ मिनिस्टर तक पहुंच जाता है। और जो 25 साल का समय रहा इसके टाइम का, वह बहमनी किंगडम के लिए बहुत अच्छा समय रहा और इसने कई सुधार किए। और इसके हेल्प से जो बहमनी शासक थे, उन्होंने अच्छा प्रशासन चलाया। तो उसने रेवेन्यू सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया ताकि ज्यादा पैसा प्राप्त हो सके, किसके लिए? टू मेंटेन आर्मी।
उसने रेवेन्यू सिस्टम को स्वीकार किया, समझा, ताकि ज्यादा पैसा प्राप्त हो सके। इनफ मनी से क्या होगा, वह आर्मी मेंटेन करेगा। एक जो स्ट्रांग आर्मी है, टू मेंटेन, और अच्छा लिख सकते हो, टू मेंटेन स्ट्रांग आर्मी, फर्क नहीं पड़ेगा, बट टू मेंटेन स्ट्रांग आर्मी। लेकिन यह जो स्ट्रांग आर्मी का कॉन्सेप्ट था, उसने लोगों को हैवीली टैक्स नहीं किया। उसने अदर वे टू अर्न मनी सर्च करने की कोशिश की, ट्रेड, और इस प्रक्रिया में उसने कैप्चर किया गोवा को फ्रॉम विजयनगर टू हैव प्रॉफिट ऑफ द ट्रेड। अब इस पे देखिए फैक्ट नंबर 1, देखिए यहां से बड़ी फैक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन 6 तथ्यों से समझने की कोशिश करिए। पहली बात, उसने, इसको भी आप 7 कर दीजिए और कर दीजिए, चलिए। अब देखिए इसी को हम कन्वर्ट करते हैं आपके सवाल में। महमूद गावान ने रेवेन्यू सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया। नंबर 2, उसने लोगों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने पैसा पैदा करने, मनी अर्न करने के अदर रास्तों का इस्तेमाल किया। अगला पॉइंट, उसने ट्रेड की उपयोगिता को समझा। नेक्स्ट पॉइंट, उसने गोवा को व्यापार के लक्ष्य से कब्जा किया। अगला पॉइंट, उसने विजयनगर से गोवा को छीना है, कब्जा किया। अगला पॉइंट, गोवा को प्राप्त करने का रीजन, द रीजन टू कैप्चर द गोवा, टू हैव द प्रॉफिट ऑफ द ट्रेड। अब इन 7 में से 4 निकालिए और सवाल बनाइए। इन्हीं 7 पॉइंट से 4 निकालिए, 4, और मेक द क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। हम 4 क्या लेते हैं? ए, महमूद गांवान नॉट टैक्स पीपुल हैवीली। बी, ही इनकरेज ट्रेड। सी, ही कैप्चर्ड गोवा। अब सी में 2 बनाते हैं, कैप्चर्ड गोवा टू हैव प्रॉफिट ऑन ट्रेड। कैप्चर्ड गोवा because of its strategic location. D, captured Goa from Vijayanagar Empire. अब बनाओ ऑप्शन। ऑप्शन ए, बी, इसमें इसको कर दो सी, ये सी में कर दो, इसको कर दो सी, इसको कर दो डी, इसको हटा दो भी, चलो उसको हटा देते हैं। ए बी सी डी, बी, ए बी सी, सी, ए बी डी, डी, सी डी। गॉट इट? इस क्वेश्चन को आपने बाइफर्केट किया, इस इंफॉर्मेशन को, और इस इंफॉर्मेशन जो ऑप्शन डी है उसको आपने 1, 2, 3 आंसर में डाल दिया। अब एक साइकोलॉजी आपके काम क्या करेगी कि डी ऑप्शन कई में है तो डी ऑप्शन सही होगा। पंकज वर्मा, आप सामने लिखा ही सवाल सही नहीं कर पा रहे हो तो क्या किया जा सकता है? हाउ ए बी डी? गॉट इट? उसने, अब महमूद गावा का सवाल फिर बता रहा हूं, यह आपके जीएस मेंस में नहीं आएगा।
आपके प्रीलिम्स में आएगा, हिस्ट्री ऑप्शन के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो गया है ये। हिस्ट्री ऑप्शन में इतने सवाल है कि शायद इतना सवाल मुश्किल आने का। क्लियर हो गया? तो 2 मिनट आप लोग बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो विशाल साम्राज्य था, इस विशाल साम्राज्य का जो कोर्ट था, जो बहमनी उसका कोर्ट था, वह 2 ग्रुप में डिवाइडेड था। यह क्या था? यह पर्शियन था। लोकल मुस्लिम जो बिलोंग करते थे दक्कन को, और फॉरेनर्स। तो महमूद गावा क्या था? फॉरेनर्स था। अब एक सवाल और बन गया आपका, महमूद गावा कौन सा मुस्लिम था? और इन लोगों का जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड था, उन्होंने महमूद गावा की हत्या करा दी। क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप थे, यह फ्रेंडली नहीं थे, नॉट फ्रेंडली। यह दोनों फ्रेंडली नहीं थे, दे वर नॉट ऑन द फ्रेंडली टर्म्स। दोनों के बीच जो संबंध था वो मित्रता का नहीं था। तो जो लोकल ग्रुप था उसने किंग को परसुएड करके 1481 में महमूद गावान की हत्या करवा दी। तो महमूद गावान की 1481 में हत्या हो गई। इससे जो कहते हैं किंगडम कमजोर हो गया। अब हाउ दिस किंगडम फिनिश्ड? यह किंगडम फिनिश कैसे हुआ? जो नोबल्स थे बिगेन टू फाइट विच ईच अदर। जो नोबल्स थे वह आपस में संघर्ष कर रहे थे, और किंग वॉज अनेबल टू कंट्रोल। और जो किंग है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और उसी समय विजयनगर साम्राज्य का जो अटैक है वो बढ़ने लगा। इसके कारण जो बहमनी किंगडम था वह 5 छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। इट हैज बीन ब्रोकन द 5 स्मॉल किंगडम। अब इन किंगडम के जो राजाओं का नाम है, यह जो पार्ट है वो एनसीईआरटी में नहीं है, इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। यह 11th की एनसीईआरटी में भी नहीं है, वहां भी नहीं है। तो आई थॉट कि जस्ट, तो जो बहमनी के 5 भागों में टूट गया, जो उनका नाम दिया गया ऑन द टाइल ऑफ फाउंडर्स, बीजापुर आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, अहमदनगर निजाम शाही। कौन होगा? तो क्या हो गया? जो 5 किंगडम में टूटे उसमें बीजापुर आदिल शाही, बीजापुर को 1686 में औरंगजेब ने कब्जा किया। गोलकुंडा कुतुब शाही, इसको 1518 में इसने अपने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस, और 1687 में औरंगजेब ने कब्जा। ये सवाल बहुत आता है कि दक्कन के राज्यों में अंतिम राज्य औरंगजेब ने कौन से कब्जा किया? तो आंसर क्या हो गया? गोलकुंडा। कि दक्कन के राज्यों में सबसे अंतिम राज्य जिस पर कब्जा किया औरंगजेब कौन था? गोलकुंडा। अहमदनगर निजाम शाही, यह डिक्लेयर इसने किया इंडिपेंडेंस इन 1490। चांद, एक सवाल आता है चांद बीबी का संबंध किस राजवंश से है? तो चांद बीबी ने, जिन्होंने अकबर से संघर्ष किया, चांद बीबी ने अकबर संघर्ष किया, वो अहमदनगर की थी। और 1633 में शाहजहां ने इसको अनेक्स किया। कहते हैं जो दक्षिण पॉलिसी थी, जो दक्षिण नीति थी, हम एडवांस कोर्स में पढ़ाएंगे दक्षिण नीति के बारे में। जो दक्षिण नीति थी, अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब में पूरी दक्षिण नीति 3-4 लेक्चर में होगा, 2-3 घंटे का लेक्चर होगा साउथ पॉलिसी में, तो आप लोग पढ़ सकते हो। अदरवाइज आई विल टीच ऑन एडवांस कोर्स। तो जो गोलकुंडा है, जो ये कहते हैं ये अहमदनगर है, अहमदनगर को शाहजहां ने 16 में कब्जा किया। तो ये जो साउथ पॉलिसी मुगल्स की थी, ये साउथ पॉलिसी ठीक नहीं थी, जो उन्होंने साम्राज्य में अंदर करने की कोशिश की। बीदर बरीद शाही, सबसे बाद में इंडिपेंडेंस बीदर का हुआ।
जो बहमनी साम्राज्य था, उस बहमनी साम्राज्य से जो सबसे बाद में साम्राज्य अलग हुआ, द लास्ट एम्पायर हु हैज गिवन इट्स हु वाज सेपरेट फ्रॉम द वाज द बीदर, बरार इमाद शाही, इसने सबसे पहले अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया और 1574 को में बरार वाज कैप्चर्ड। 1574 में बरार खुद से। तो आप क्या हुआ, एक तो आप राजवंश याद करिए कि जो ये राजवंश है, जो डायनेस्टी है, बरीद शाही, इमाद शाही। दूसरा, किस क्रम में बहमनी से अलग हुए, इन विच सीक्वेंस। तीसरा, मुगल साम्राज्य में ये किस क्रम में सम्मिलित हुए। तो 3 सवाल क्या हो गया कि जो हमारा ये बहमनी किंगडम है, जो 5 भागों में टूटा, उन 5 भागों का जो डायनेस्टी का नाम क्या क्या था, कुतुब शाही, बरीद शाही, इमाद शाही, निजाम शाही। ये आप सीख रहे हैं, ये यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में है, यह 2 से 3 बार सवाल आ चुका है। अगर मैं 1980 के बाद से जो मैं प्रीलिम्स का पेपर देख रहा हूं, अगर मैं देखूं तो 2 से 3 बार सवाल एग्जैक्टली सेम सवाल आया है कि एक तरफ लिख देते हैं 5 राज्यों का नाम और उधर लिख देते हैं उसके राज्यों डायनेस्टीज, आप मैच करो। दूसरा, यह किस क्रम में बहमनी राज्य से अलग हुए। तीसरा, किस क्रम में मुगल राजवंश में शामिल हुए, मुगल राजवंशों ने किस पे किया। एक सवाल ही बहुत ज्यादा आता है कि सबसे अंत में कौन सा दक्कन का राज्य औरंगजेब द्वारा कब्जा किया गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीजापुर। तो आंसर क्या है, गोलकुंडा है। क्लियर हो गया। अगला सवाल, क्लियर नॉट क्लियर। अब ये जो किंगडम थे क्या थे, ये विंध्या रेंज और कृष्णा रिवर की डक्कन प्लेट्स उसके बीच में थे। बरार कैप्चर्ड बाय द अहमदनगर। जब ये अलग हुए तो बरार को अहमदनगर ने कब्जा किया, बीदर को कब्जा किया बीजापुर ने। तो क्या हो गया, 3 किंगडम रह गए, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। जब ये किंगडम अलग हुए तो बरार को कब्जा किसने कर लिया, अहमदनगर ने, बीदर को बीजापुर ने। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो अहमदनगर को कब्जा किसने किया, शाहजहां ने। और गोलकुंडा और बीजापुर किसने किया, औरंगजेब ने। क्लियर। किसको क्लियर नहीं हो रहा है, किसको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम बताइए। तो अगर आप देखें तो 1633 में शाहजहां के काल में अहमदनगर कब्जा होता है। देख कैसा होता है, बरार समा जाता है अहमदनगर में, बीदर बीजापुर में, तो 3 रह गए। तो अहमदनगर को 1633 में शाहजहां ने कब्जा कर लिया और 1687 में गोलकुंडा और 1686 में बीजापुर। आप ऊपर जाओ ना, देखो ऊपर, मिल गया। सी 1633 शाहजहां एनेक्स अहमदनगर। 1686 औरंगजेब कैप्चर्ड बीजापुर। 1687। तो आप अगर दक्षिण नीति समझने की कोशिश करिए तो जो दक्षिण नीति है उसमें शाहजहां के समय से राज्यों को मुगल साम्राज्य में समाहित करने का कार्य आरंभ होता है। अगला इंपॉर्टेंट है विजयनगर। कम ऑन द विजयनगर। क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम देखते हैं विजयनगर, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है।
हमारे इतिहास का। विजयनगर हमको पढ़ना चाहिए, जीएस को या मोन्स को, जो पढ़ना चाहिए। जो विजयनगर का एम्पायर था, विजयनगर में 3 डायनेस्टीज हैं, संगम, सुलु, तुलु। ये भी एनसीईआरटी के बाहर है, ये पार्ट भी एनसीईआरटी के बाहर है। संगम, सुलु, तुलु। संगम वंश के थे हरिहर बुक्का। 1374 में बुक्का ने सेंड किया मिशन टू चाइना। ये 2 सवाल बहुत आते हैं। निकोली कोंटी और अब्दुल रजाक कहां के यात्री थे और किसके शासन में आए? संगम वंश के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है, तुलु। अब एक सवाल क्या हो गया कि कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन रखा विद पोर्चुगीज और 1510 में अल-बुबर्क इनके समय में आया था। अब लेट्स अंडरस्टैंड द विजयनगर जो साम्राज्य था, उसमें जो कृष्णदेव राय का टाइम था। अगर देखिए, बहमनी किंगडम के समापन के बाद जब महमूद गामा की डेथ हो गई, तब यह विजयनगर साम्राज्य पावरफुल हो गया। अगर हम इसको थोड़ा इतिहास के कालक्रम से देखें, तो जब ये बहमनी किंगडम समाप्त हुआ, महमूद गामा की मृत्यु हो गई, देन द विजयनगर द एम्पायर बिकेम द पावरफुल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर था वो कृष्णदेव राय था। इस पर मेन से सवाल आ चुका है, याद करिए, जीएस में सवाल आ चुका है। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश का था। इसने पुर्तगालियों के साथ बेहतर संबंध रखे और कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब को जीता, बहमनी साम्राज्य में इंटर किया, उड़ीसा को हराया और वेस्ट को साथ उसने फ्रेंडली अलायंस रखे। अब वेस्ट कोस्ट के साथ इसने फ्रेंडली अलायंस क्यों रखा? Why has a friendly alliance with the West Coast? Why? चूंकि जो वेस्ट कोस्ट था, उनके लोकल रूलर्स के साथ एक मित्रता संबंध में फायदा क्या था कि जो यह रूलर थे, यह ट्रेड करते थे वेस्ट एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से। यह जो रूलर थे, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, इनसे यह रूलर ट्रेड करते थे। तो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से यह रूलर ट्रेड किया करते थे। इससे फायदा क्या था कि कृष्णदेव राय ने रियलाइज किया कि अगर वह इन राज्यों को जीतने के बजाय इन राज्यों को ऐसे ही रहने देता है, तो उससे फायदा क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य का इनसे व्यापार होता है और इसके द्वारा जो वेल्थ है वह विजयनगर साम्राज्य में आएगी। वेल्थ विल कम टू विजयनगर एम्पायर। अब सवाल क्या है? वेस्ट कोस्ट को आक्रमण करने के बाद, उनको जीतने के बाद भी उनको अपने साम्राज्य में न मिला के उसने उनसे फ्रेंडली अलायंसेस क्यों किए? ए, पॉलिटिकल रीजन। बी, इकोनॉमिकल रीजन। सी, स्ट्रेटेजिकल रीजन। डी, कल्चरल रीजन। ये सवाल किसी किताब में नहीं मिलेगा। Will not get the answer of this question anywhere. कुछ लोग मेरे पास सवाल भेज रहे हैं जो बाजार की जो कुंजी टाइप की किताबें होती हैं, प्रकाशन की होती हैं, जिसमें उत्तर गलत लिखे हैं। मैं आपको बार बार कॉशन कर रहा हूं कि आप ऑथेंटिक बुक्स पर रिलाई करें। बाजार की उन किताबों को जिनको कि वह लोग लिखा करते हैं जिनका बाजार से पैसा कमाने का कोई और लक्ष्य नहीं होता है, उसको आप मत पढ़ें।
तो बड़ा अच्छा इशू आ गया कि उसने कैसे फ्रेंडली अलायंस रखे, उसका पर्पस क्या था। तो वह, अगर वह राज्य के साथ संबंध अच्छा रखेगा तो जो राज्य के साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड हो रहा था, उस ट्रेड से विजयनगर को फायदा होगा, और विजयनगर को फायदा होने से क्या होगा, संपदा विजयनगर में आएगी। अब विजयनगर के जो कृष्णदेव राय थे, यह क्या करते थे, यह इंस्पेक्शन करते थे किंगडम का। ही ऑफन इंस्पेक्शन ऑफ किंगडम, वह अपने राज्य का इंस्पेक्शन किया करते थे और अपने राज्य में ट्रेवल किया करते थे। वह इस बात के लिए बड़े इच्छुक हुआ करते थे कि जो ऑफिसर्स हैं शुड वर्क वेल और लोग खुश रहें। अब देखो क्या है, हैप्पीनेस। जो एक सवाल आया है विजयनगर कृष्णदेव राय पे मेंस में, आप सवाल इस लेक्चर के बाद देखिए आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। वह चाहते थे कि जो उसके राज्य के लोग हैं, उसके लिए जो ऑफिसर है वो ठीक से काम करें और लोग खुश रहें। वह एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना चाहते थे, वह चाहते थे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना, इसके उन्होंने इरिगेशन को इंप्रूव किया। ही वाज नोइंग एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने का एक ही रास्ता है कि इरिगेशन को इंप्रूव किया जाए, और अगर इरिगेशन इंप्रूव होगा तो लोगों के लिए मोर फूड टू द पीपल एंड मोर रेवेन्यू टू द स्टेट। आप ये दोनों पर टिक लगाइएगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन का साथ साथ दोनों पर टिक लगाइएगा कि उसने एग्रीकल्चर का सवाल क्या आएगा, कृष्णदेव राय ने इरिगेशन को क्यों बढ़ाया, इरिगेशन को क्यों इंकरेज किया। तो ऑप्शन ए क्या दे देंगे, मोर फूड फॉर द पीपल और मोर रेवेन्यू फॉर द किंगडम। अब आप लोग यार ये दोनों तो सही कैसे होगा, और ऐसी वो मिक्सिंग कराएंगे कि आप गलत उत्तर की तरफ अपने आप बढ़ जाओ। अब इसके लिए वो जानता था कि अगर ये हमको चाहिए तो ये एग्रीकल्चर से मिलेगा, और एग्रीकल्चर अच्छा कब होगा, जब इरिगेशन होगा। इसलिए उसने इरिगेशन को इंकरेज किया। अगला सवाल कि इरिगेशन एग्रीकल्चर फूड, इरिगेशन एग्रीकल्चर फूड रेवेन्यू, इन चारों का अंतर संबंध, और इसको आप ले आइए पीपुल शुड हैप्पी, इसको ले आइए इंस्पेक्शन, इसको ले आइए ट्रेड। बॉक्स बना, बताइए। रेवेन्यू वह ट्रेड से भी प्राप्त कर रहा था, और एग्रीकल्चर, सी द पॉलिसी, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कृष्णदेव राय। यू सी, उड़ीसा को डिफीट कर रहा है, ब्राह्मणी किंगडम में घुस रहा है, लेकिन जो वेस्ट कोस्ट है उससे फ्रेंडली अलायंस रख रहा है। The foreign policy of Krishnadeva Rai is being determined by the economic consideration. The foreign policy of Krishnadeva Rai is being dominated by the economic consideration. You write this your answer of the international relation, because the Vijayanagar Empire is a very high point. Vijayanagar Empire is a very high point in Indian society. और जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो हिंदू दर्शन है, हिंदू धर्म है, उसमें विजयनगर साम्राज्य बहुत ऊंची बिंदु पर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, आज वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी किससे डिटरमाइन हो रही है, ओनली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। यूएस चाइना का संबंध, भारत चाइना का संबंध, भारत का क्वाड से संबंध, भारत का अपने पड़ोसी देश संबंध, कैसे है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन। नाउ दिस फॉरेन पॉलिसी ऑफ कृष्णदेव राय
He is trying to have relationship. He doesn't want to annex the territory. वेस्ट कोस्ट को उसने अनेक्स करने से इनकार कर दिया, वो अनेक्स कर सकता था, उसने फ्रेंडली रिलेशन रखे। क्यों? इकोनॉमिक्स, कि जो साउथ ईस्ट एशिया का और जो वेस्ट एशिया का व्यापार है, वह व्यापार किससे है? वेस्ट कोस्ट के राज्यों से है। अब वेस्ट कोस्ट के राज्यों के पास उसकी एक्सपर्टीज है, वो लगातार कर रहे हैं। शायद कृष्णदेव राय नहीं कर सकते होंगे, बोला कि उन राज्यों से हम संबंध रखते हैं मित्रता का, तो वहां होने वाले व्यापार से हमारे राज्य को फायदा होगा। इफ यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब कि कृष्णदेव राय एक महान शासक था, यू राइट दिस 20-30 वर्ड्स, कि कैसे कृष्णदेव राय एक महान शासक हुआ, लोगों का हैप्पीनेस, सीधा हैप्पीनेस, वह चाहता था कि लोग खुश रहें, तो लोगों को खुश रखना चाहता था और उस हैप्पीनेस पे काम कर रहा था। उस हैप्पीनेस पे काम करने पे जो राज्यों में एंट्री तो किया, लेकिन जहां से फायदा था वहां उसने फ्री रिसर्च किए और उसने एग्रीकल्चर और इरिगेशन का इंप्रूवमेंट किया। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब कृष्णदेव राय के साथ खास बात क्या थी? जो कृष्णदेव राय थे उनके अंदर खास बात क्या थी कि वह एक विद्वान थे, संस्कृत के और तेलुगु के, एजुकेटेड थे। एक लॉन्ग, ये सवाल बहुत आता है, आमुक्तमाल्यद क्या है? इसमें एक खास बात क्या है, ये तेलुगु में है। इसको लिखा किसने है? कृष्णदेव राय ने लिखा है। फैक्ट नंबर ए, कृष्णदेव राय ने लिखा है। फैक्ट नंबर 2, यह तेलुगु में है। फैक्ट नंबर सी, यह लॉन्ग पोएम है। फैक्ट नंबर 2, यह कहती क्या है? हाउ ए किंग शुड बिहेव। अमुक्त माल्यद पे सवाल है, अमुक्त माल्यद क्या है? ऑप्शन ए, यह कृष्णदेव राय ने लिखा है। ऑप्शन बी, यह तेलुगु में लिखा गया है। ऑप्शन सी, यह एक लॉन्ग पोएम है। ऑप्शन डी, इसमें लिखा गया है एक किंग, एक राजा किस तरह से बिहेव करे, हाउ ए किंग शुड रूल। अब इसको हटा के तेलुगु से संस्कृत कर दो, सवाल गलती कराना दुरुस्त कर दो। और जो डी है, हाउ ए किंग शुड रूल, उसके लिख दो हाउ ए इकोनॉमी, हाउ एन इकोनॉमी शुड इंप्रूव। आप उसको और कठिन कर सकते हो, जो कि आप गलती करो। क्यों? कृष्णदेव राय का नाम संस्कृत से है। हाउ हिंदू कल्चर शुड बी, ये पक्का आपको गलत करा देगा। चलो ये कर देते हैं। जो ऑप्शन डी है कि अमुक्त माल्यद में क्या लिखा हुआ है, उस ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में क्या क्या लिखा हुआ है कि हाउ ए किंग शुड रूल, उसी को आप चेंज कर दो। तो एक ऑप्शन ये कर दो, संस्कृत वाला कर दो, एक ये कर दो कि हाउ हिंदू कल्चर शुड बी। सवाल गलत हो गया, सवाल सीधा गलत हो गया। द मोमेंट आपने किया, वो सवाल गलत हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? अब जो 3 किंगडम थी, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इनके साथ क्या हुआ? जो 3 किंगडम थी, बीजापुर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर, ये 3 जो किंगडम थी, ये फिनिश कैसे हुई? यह जो तीनों किंगडम थी, पहली बात क्या थी, यह तीनों किंगडम एक साथ मिले और 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसको हम राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। तालीकोटा, इसको हम राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। यह तीनों किंगडम एक साथ मिली और तीनों किंगडम ने एक साथ मिलकर क्या किया? इन तीनों किंगडम ने एक साथ मिलकर अटैक कर दिया। किस पर? विजयनगर साम्राज्य पर। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को तो समाप्त कर दिया,
लेकिन यह बहुत दिन तक अपनी जो विजय को एंजॉय नहीं कर पाए। मुगलों ने रियलाइज किया कि उनका कंट्रोल दक्कन में होना चाहिए अगर वो ऑल इंडिया पावर, ऑल इंडिया एम्पायर चाहते हैं। अब सवाल क्या हो गया? वाई मुगल्स वांटेड टू कैप्चर द डकन्स? तो जो दक्कन का एम्पायर था, बोला अगर ऑल इंडिया एम्पायर चाहिए तो उनको दक्कन पे कंट्रोल करना होगा, और उन्होंने तीनों राज्यों को खत्म कर दिया। यू कैन टेक रेस्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स। मैं भी ऑफिस से आज सीधा मैंने शुरू किया, तो वी अगेन स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा नेक्स्ट है कि हमारा रेनेसा का जो पॉइंट है कि जो यूरोपियन का इंडिया में कैसे प्रवेश होता है, कैसे यूरोप एशिया में आते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम ऑफ द 6:35, सॉरी 7:23, विल मीट एट 7:45। आप लोग थोड़ा आराम कर लो, जो काफी टफ लेक्चर रहा। तो अगेन सी यू एट 7:45। यू स्टॉप रिकॉर्डिंग। कौस्तुभ, अंजलि, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो, तो हम लोग 7:45 से मिलते हैं। थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है सर। अब आने लगी सर। ओके, चलो ओके। अब हम यूरोपियों के भारत में आगमन को समझने की कोशिश करते हैं। जो यूरोप का जो पहला एक भारत में प्रवेश होता है, महत्वपूर्ण प्रवेश होता है, वो होता है पोर्चुगीज का। वेस्ट कोस्ट में होता है, वास्को डी गामा आते हैं 1498 में। यह ट्रेड करने आते हैं और केप ऑफ गुड होप्स के रास्ते से आते हैं। तो जो केप ऑफ गुड होप का जो एक आविष्कार होता है, खोज होती है, जो एक नया ट्रेडिंग रूट प्राप्त होता है, उस ट्रेडिंग रूट से पोर्चुगीज जो है फर्स्ट भारत में आते हैं। और यह वेस्ट कोस्ट पे आते हैं और वास्को डी गामा रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्यों आए थे? दे केम फॉर द ट्रेड। इनका आगमन क्यों होता है? यह ट्रेड के लिए आते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेल अराउंड किया साउथ जो सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका का है, केप ऑफ गुड होप से होकर आया। लेकिन जब ये यहां पे आते हैं, इन्होंने एक छोटा सा लैंड प्राप्त किया जहां पर उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई। और जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो कई बार यह पेमेंट करते हैं और कई बार अपने फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत टिपिकल इनका नजरिया था। तो समटाइम्स ये पे करते हैं फॉर लैंड और समटाइम्स फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो पुर्तगीज मर्चेंट थे, ये रहा करते थे अपने फैक्ट्री के पास में और पोर्ट के पास में, वहां पर उसको सेटलमेंट्स कहते हैं। अगला सवाल क्या है? व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट शब्द क्या है? तो जो पुर्तगीज मर्चेंट्स थे, दे लिव्ड नियर द फैक्ट्रीज एंड द पोर्ट्स एंड दीज वेर कॉल्ड सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट की परिभाषा, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेटलमेंट? परिभाषा क्या है? सेटलमेंट की परिभाषा क्या है? सेटलमेंट की परिभाषा सिंपल सी है कि पोर्चुगीज मर्चेंट्स लिव नियर द फैक्ट्रीज एंड द पोर्ट्स, और इसी को हम सेटलमेंट करते, जहां पर वह रहा करते थे, फैक्ट्रीज और पोर्ट के पास जहां रहा करते थे, उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। और यह जो लोग यहां पर आए,
इनके साथ मिशनरीज भी आए। जहां पर पोर्चुगीज सेटलमेंट्स था वहां पर मिशनरीज थे, जहां पर भी पोर्तुगीज सेटलमेंट था वहां पर मिशनरीज थे। अब इस मिशनरी के रहने से फायदा नुकसान किस तरफ हो रहा था? यह क्या कर रहे थे? यह कन्वर्जन कर रहे थे। बड़े ध्यान सुनिएगा, बहुत फाइन लाइन है कि ट्रेड से आई हुई, ट्रेड की इच्छा से आई हुई कौम, और जहां पर ये अपना सेटलमेंट करते थे वहां पर मिशनरीज भी हुआ करती थी। और जो मिशनरीज थी वह क्यों आई थी? यह सवाल होगा, मिशनरीज क्यों आई थी? व्हाई मिशनरीज केम? व्हाट इज द रीजन ऑफ द मिशनरीज टू कम? व्हाट्स आंसर? Convert Indians to Christianity. Convert Indians to Christianity. जो पोर्चुगीज का जो अर्ली सेटलमेंट्स था वह कहां था? गोवा में था। जो कैप्चर कब किया गया? 1510 में किया गया। तो जो अर्ली सेटलमेंट्स पोर्चुगीज का था वह गोवा में हुआ और वह 1510 में कैप्चर किया गया। अब जो पुर्तगीज ट्रेडर्स थे वह फर्स्ट थे, वह फर्स्ट नहीं थे। दे वर नॉट फर्स्ट। अभी मैंने क्या बोला था? कि यह पहली बार आए। अब मैं इसी को काउंटर कर रहा हूं। जो पुर्तगीज ट्रेडर्स थे वो पहले नहीं थे। इसके पहले इंडिविजुअल यूरोपियन मर्चेंट्स आए थे, लुकिंग फॉर द ट्रेड, हैड ऑलरेडी ट्रेवल्ड। उसके पहले भी आए थे। मार्को पोलो विजिटेड साउथ इंडिया, यह वेनिस ट्रेवलर था। निकिटिन रशियन ट्रेवलर था। तो फर्क क्या था इन दोनों के बीच में? फिर से इस बात को सुनिए। इस सवाल पे, यह सवाल गलत हो जाएगा। यह सवाल गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? कि यूरोपियन ट्रेवलर्स इंडिया में कैसे और कब आए? तो जो फर्स्ट पुर्तगीज शिप आती है 1498 में, तो पुर्तगीज आते हैं फॉर ट्रेड। अब क्यों आते हैं? कि जो लार्ज प्रॉफिट ट्रेड में था वह इंकरेज कर रहा था आने के लिए, और उन्होंने केप ऑफ गुड होप से सेल करके यहां पे आए। पुर्तगीज जो ट्रेवलर थे उनके पहले भी ट्रेवलर आ चुके थे। अगर यह नाम आता है तो यह फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ये हो जाएगी। मार्को पोलो और जो वेनिस ट्रेवलर था और निकिटन जो रशियन ट्रेवलर था वह भी पहले आए थे। यह क्यों आए थे? अब जो पोर्टुगीज ट्रेवलर थे वह फर्स्ट नहीं थे। जैसे यह जो लोग आ रहे थे, यह भी दे आर ऑल्सो कमिंग लुकिंग फॉर ट्रेड। यह भी लुकिंग फॉर ट्रेड ही आ रहे थे। लेकिन फर्क क्या था अर्लियर ट्रेवलर्स में और पोर्चुगीज ट्रेवलर्स में? अर्लियर ट्रेवलर्स जो थे दे केम अलोन। ये अकेले आए। और जो पुर्तगीज ट्रेवलर आ रहे थे यह आ रहे थे एक ग्रुप में। जो ये अकेले आए और जो पुर्तगीज थे ग्रुप में आए, और पुर्तगीज को सपोर्ट था सरकार का। द पुर्तगीज ट्रेवलर केम इन द ग्रुप and having supported by the government of the Portugal. These were Marco Polo and Nikitin who came earlier. They were not having the support of the government. The difference is one,
Group versus alone. Second, support of the government. क्लियर हुआ? गणित की तरह है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है. It's fine? Not fine. निकिटन रशिया से आया, ट्रेवल किया दक्कन में. पुर्तगीज आए ग्रुप में और सरकार के द्वारा समर्थक थे. थर्ड, दे ब्रॉट सोल्जर्स. अपने साथ एक सैनिक लाए. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे ब्रॉट सोल्जर्स और एरिया को जीता जहां उन्होंने अपने सेटलमेंट को बनाया. तो जो 16th सेंचुरी था, अदर यूरोपियन कंट्रीज सेंड देयर शिप्स विथ ट्रेड एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स फॉर द ट्रेडिंग पर्पस. अब जो होल यूरोप था वह इंटरेस्ट रखना शुरू कर दिया. जो पूरा यूरोप था उसका इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया. होल यूरोप स्टार्टेड हैविंग इंटरेस्ट. जो पूरा यूरोप था, होल यूरोप interested to have trading relations not only with India but many parts of Asia. क्यों? Why? चलिए इस सवाल का हम जवाब तलाशते हैं. जो होल यूरोप था वह इंटरेस्ट रख रहा था ट्रेडिंग रिलेशनशिप नॉट ओनली विथ इंडिया बट मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया. क्यों? क्या ट्रेड ओनली मोटिव था? Was trade only मोटिव या उसके अलावा कोई और भी लक्ष्य था? वह डिस्कवर करना चाहते थे वर्ल्ड को. क्यूरियोसिटी थी. दे वांटेड टू डिस्कवर वर्ल्ड. जो क्यूरियोसिटी थी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बारे में उनकी इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी. वह न्यू कल्चर के बारे में जानना चाहते थे. दे क्यूरियस अबाउट द न्यू कल्चर. दे हैव द क्यूरियोसिटी अबाउट द पीपल. तो जो यूरोप का इंटरेस्ट था वह मात्र ट्रेड तक सीमित नहीं था. इट इज नॉट लिमिटेड टू द ओनली ट्रेड. दे वांट टू. अब इसको आप प्री का सवाल बनाना लीजिए. यू मेक दिस द प्री क्वेश्चन. होल यूरोप इंटरेस्टेड, इसको आप गायब कर दीजिए. इसको आप काट लीजिए. होल यूरोप इंटरेस्टेड विद इंडिया बट मेनी. होल इंटरेस्टेड विद इंडिया, या इसको भी काट दीजिए, ये कर दीजिए. होल यूरोप इंटरेस्टेड टू ट्रेड विथ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये रखिए आप, इसको काट दीजिए पूरा. होल यूरोप इंटरेस्टेड, इसको या whole Europe interested to trade with many part. Whole Europe interested to go to the many parts of Asia. Why? A, trade was only motive. इसको काटिए. B, curiosity about discovering rest of the world. Curious about new culture. Curiosity about people. A, answer A. A. Answer B, A, B, C. Answer C, A, B, C, D. Answer D, B, C, D. यह जो ओनली मोटिव है इसको आप ओनली हटा दीजिए. ट्रेड वॉज मोटिव करिए. ए बी सी डी सही हो गया. अगर आप ओनली हटा दीजिए, ट्रेड वॉज अ मोटिव, इसको ए कर दीजिए, तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी. ट्रेड मोटिव था ही था, लेकिन मोटिव और भी थे. तो ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ड मोटिव होल कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज्ड. इट्स क्लियर? नॉट क्लियर? बोलिए, किसको क्लियर नहीं हुआ?
तो जो उनके पास एक इच्छा शक्ति थी टू अंडरस्टैंड, वह उनकी इच्छा शक्ति उनको विदेश यूरोप से बाहर है, तो क्या हो गया? टू अंडरस्टैंड। अब इन तीनों को अगर देखें तो क्या रहा? टू अंडरस्टैंड से भी आप इसको सॉल्व, टू अंडरस्टैंड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, न्यू कल्चर, पीपल। एक सवाल और बना सकते हैं, यूरोप वॉज इंटर, आप ट्रेड लिखो ही मत, चलो इसको हटा ही दो, कि चूंकि एग्जामिनर को पता है कि ट्रेड पे तो आप टिक मार दोगे, ट्रेड हटा देते हैं। हम इस पूरे यूरोपियन के एशिया के आगमन को हम एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। तो अलग दृष्टिकोण क्या हो गया? यूरोपियन वॉज इंटरेस्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। वाई? ए, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, बी, टू अंडरस्टैंड कल्चर, न्यू कल्चर, सी, टू अंडरस्टैंड पीपल। अगर तीनों पे चांस लगाना है तो आप ए बी सी तीनों कर दो। अगर तीनों में सिर्फ एक पर आंसर करना है तो इसी से काम हो जाएगा। ट्राई टू सी अगेन वेरी केयरफुली। अगर ए बी सी तीनों पर टिक लगाना तो ठीक है, अगर एक पर ही टिक लगाना है तो रेस्ट ऑफ द वर्ड से काम हो, क्योंकि इसमें कल्चर और पीपल दोनों शामिल हैं। समझ, जरा ध्यान दीजिए आप, जस्ट हैव अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन को हम टर्न कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम कठिन बना सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को हम एड्रेस कर सकते हैं। मेरा क्लियर हो गया होगा? जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कहते हैं किताब जो मैंने रिकमेंड किया था, उनको शायद ज्यादा समझ में आ रहा होगा। दे मस्ट बी अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि पहले पढ़ने से कितना फायदा हो रहा होगा। अब जो वर्ड को समझने की प्रक्रिया है उसमें पोटमस ने, क्लॉडस पोटमस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब क्लॉडस पोटमस के बारे में 4 तथ्य है। आप देखिए, कई बार किसी ऐसे आदमी के बारे में पूछते हैं तो उस आदमी को के बारे में कई फैक्ट्स होते हैं। अगर आपने एक आध फैक्ट्स को गायब कर दिया या आपको याद नहीं सवाल होते तो हम इससे देते हैं। अब क्लॉडस पोटमस थे क्या? इनका बड़ा योगदान है। जो हमारा रिनेसा होता है, नाउ वी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द रिनेसा पार्ट, जो हमारा रिनेसा है उसमें क्लॉडस पोटमस, खास बात क्या है? यह इजिप्शियन मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, जोग्राफर है। यह अलेक्जेंड्रिया में 2 सेंचुरी एडी में रहते थे। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? एल्गेमिस्ट। ये क्या है? सिंथेसिस ऑफ द जियोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने कंपाइल किया ट्रीटीज ऑफ मैप मेकिंग प्रोजेक्शंस accompanied बाय टेबल्स। ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे ही अक्षांश और देशांतर, इसको हिंदी में बोलते हैं ना, अक्षांश और देशांतर, जैसे ही इनको इसका ज्ञान हुआ, जैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में समझ बढ़ने लग गई, जब मैप में प्रोजेक्शन बनने लग गए और ऐसा मैप बनने लगा जिसमें टेबल्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसमें अक्षांश और देशांतर के टेबल हैं, उससे फायदा क्या होगा? आपको ज्यादा भूगोल की समझ आएगी। और जो मैप बना, इसने इन्फ्लुएंस किया रिनेसांस के ज्योग्राफर को, जो पुनर्जागरण के भूगोल वेत्ता थे, उनको यह मैप इन्फ्लुएंस किया। तो जो क्लॉडस पोटमस है, इनका बहुत योगदान है पुनर्जागरण में। जो रेनेसा का टाइम था, उस रेनेसा के टाइम में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ द रेनेसा।
अब रेनेसा शुरू कैसे होता है? लेट्स से डिवोट ए बिग टाइम अबाउट द रेनेसा। जो यूरोप था वह आधुनिकता के दरवाजे पर कैसे पहुंचता है। देखिए कैसे हम इस बात को बांट, कोई एक घटना क्या कोई एक घटना पुनर्जागरण कर सकती है? Does one event can make a change of the society? क्या हमेशा वर्ग का विकास होमोजीनियस हो सकता है? आखिर हम कैसे इस बात को कह सकते हैं कि जो रेनेसा है वह रेनेसा आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाना चाहिए? हम कैसे डार्क एज में, कैसे एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न में डिवीजन कर सकते हैं? क्या आज के समय मुंबई और बस्तर एक है? क्या आज के समय यूपी का लखनऊ और यूपी का गाजीपुर एक है? क्या अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं और अमेरिका का न्यूयॉर्क है, क्या एक है? तो अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो जो इतिहास को आधुनिक काल मानने का अधिकार कैसे किया जा सकता है? तो आधुनिक काल का युग माना कब से जाए? When the modern age we should accept। बोलते हैं कस्तूनतुनिया के पतन जो 1453 की घटना है, इसको माना जाए, या कोपरनिकस 1543, जब कोपरनिकस के वैज्ञानिक सिद्धांत आते हैं और वो कहता है कि सूर्य पृथ्वी का केंद्र है। और कोपरनिकस के पहले आर्यभट्ट हमारे यहां उस तरह की बात कह चुके होते हैं। कोपरनिकस के पहले आर्यभट्ट उस तरह की बात कह चुके होते हैं। तो आधुनिक युग का सूत्रपात कस्तूरतिया के पतन 1453 या कोपरनिकस के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट 1543 से माना जाना चाहिए। अब यूरोप अगर पहले अंधकार में था तो यूरोप क्यों जागा? अगर यूरोप पहले अंधकार में था, डार्क एज में था, तो उसका कारण क्या था कि जो यूरोप जग जाता है? व्हाट द रीजन कि यूरोप में एक नई क्रांति आती है। जो यूनान की उपलब्धियां थी, जो यूरोप के पहले यूनान की उपलब्धियां थी, द अचीवमेंट्स ऑफ द यूनान, उन यूनान की उपलब्धियों में जिसमें सुकरात थे, सिकंदर थे, जूलियस सीजर थे, क्लियोपेट्रा थे, सिसरो थे, नीरो थे, अगर इनको ध्यान में रखा जाए तो क्या यूनान की जो उपलब्धियां थी, क्या यूनान की उपलब्धियां हमको आधुनिक काल की ओर ले जा रही हैं? जब पोप का राज्य था, धर्म प्रधान था, जब पोप का राज था उस समय धन प्रधान था और पोप की शक्ति अपार थी और पोप का राजनीति में हस्तक्षेप था। इस समय कोई एनसीईआरटी चल रही है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज दैट, आई विल कम टू द एनसीईआरटी। तो उस समय पोप का राजनीति में हस्तक्षेप था और सारा जो तंत्र था वो करप्ट था। ये आपके एसे बहुत काम आएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप योर एसे, हाउ यू कैन हेल्प योर एसे। तो वह क्या था कि धर्म की राजनीति दखल था, सारा तंत्र भ्रष्ट था, वैचारिक जो स्वतंत्रता के संवाद था, कोई डायलॉग नहीं होता था और कोई वैचारिक स्वतंत्रता नहीं थी, कोई वैचारिक स्वतंत्रता नहीं थी। देयर वॉज नो फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। और कोई आदमी अगर अपने मन की बात कहता था, जो पोप को, जो सत्ता को स्वीकार नहीं होता था, उसको मौत की सजा मिलती थी। उसी समय पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई
और होली साम्राज्य की स्थापना के बाद उसका पतन होने लगा। और वॉल्टेयर ने उसके बारे में कहा, नाइदर इट इज होली नॉर नोमर नॉर एम्पायर, न तो यह पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य है। वास्तव में क्या था, उस समय साम्राज्य एक राज्यों का समूह हुआ करता था। और जो हैप्सबर्ग वंश के लोग थे, उनका शासन हुआ करता था। जो हैप्सबर्ग वंश लोग थे, उनका शासन, वही लोग साम्राज्य चुने जाते थे। अब पूरे जर्मन क्षेत्र संबंधी नीतियों का निर्धारण तो जर्मन क्षेत्र की एक संस्था थी, डायट किया करती थी। तो हैप्सबर्ग वंश के लोगों का शासन था, उनका नियंत्रण था, और पूरे जर्मन संबंधी क्षेत्रों की नीतियों का जो एक निर्धारण था, वो डायट किया करती थी। लेकिन प्रमुखता सम्राट को थी। जब पुनर्जागरण आता है, जब रेनेसां आने लगता है, तो उसके फर्क क्या होता है कि राष्ट्रीय भावनाओं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होने लगता है। जो राष्ट्रीय भावनाएं थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका विकास होने लगता है। तो राष्ट्रीय भावनाओं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो पवित्र रोमन साम्राज्य का जो विघटन होने लगता है, और सम्राट को भी राष्ट्रवाद का विरोध करते रहना पड़ता है। और सम्राट क्या करता है, वह राष्ट्रवाद का विरोध करने लगता है। नेशनलिज्म का विरोध शुरू हो जाता है, सम्राट भी राष्ट्रवाद का विरोध करने लगता है। उसी समय जो धर्म आता है, पुरुष धर्म, वह राष्ट्रीय शक्तियों से मिलकर सम्राट का विरोध हो जाता है। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म आता है, वह राष्ट्रीय शक्तियों से मिल जाता है और सम्राट का विरोध होने लगता है। द किंग वॉज एट द अदर साइड। लेकिन अभी तक हम समझने की कोशिश करें तो राष्ट्र का स्वरूप एक स्पष्ट नहीं हुआ था। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में इसका विश्लेषण किया और राष्ट्रवाद की विचारधारा सामने आ रही थी। 15वीं शताब्दी में जब इटली में पुनर्जागरण आरंभ होता है, तो उसके जो नगर थे, फ्लोरेंस, मिलान, नेपल्स, वेनिस, रोम, इटली के नगरों में पुनर्जागरण के बीज दिखाई पड़ने लगते हैं। इटली के नगर राज्य विकासशील थे, लेकिन उनको एक सूत्र में बांधे रखना आसान नहीं था। स्पेन जो था, वह मध्य युग में अरबों के बढ़ते ज्वार में डूब गया था और सारे उत्तरी अफ्रीका पर उसका आधिपत्य था, जिसको लोग मूर कहते थे। मूर जो अरब थे, जो सारे उत्तरा, जो स्पेन मध्य युग में अरबों से कंट्रोल हो गया था, तो जो उसको कब्जा की जो मूर कहते थे, और मूरों का विरोध शुरू हो गया। स्पेन और पुर्तगाल और फ्रांस, उनसे बात आगे बढ़ती हुई पूर्वी भारत का, यूरोप का जो एक बिजनई साम्राज्य था, उसका भी आधिपत्य एशिया तक फैला हुआ था और सामंतवाद कमजोर होने लगा। अब सामंतवाद कमजोर कैसे हो रहा था? हाउ द फ्यूडलिज्म वाज गोइंग टू द वीक। जब बारूद का आविष्कार हुआ, बारूद के आविष्कार ने एक महत्वपूर्ण क्रांति कर दी। तो बारूद के आविष्कार के साथ जो सामंतों की जो कोठियां थी, सामंत के गढ़ थे, बारूद के आविष्कार के बाद जो सामंत के गढ़ थे, वह अजेय नहीं रह गए। और ईसाई धर्म का जन्मस्थल था, उसको मुसलमानों के चंगुल से छुड़ाने के लिए क्रूसेड होने लगा, क्रूसेड किया गया, उसके लिए क्रूसेड होने लगा। और उस क्रूसेड के कारण दूर दराज के लोग संघर्ष में आने लगे, उत्पादन के साधन बदल गए, यातायात का विस्तार हुआ, नगरों का विकास हुआ और सामंतवाद कमजोर हुआ। सामंतवाद के कमजोर होने की भूमिका पुनर्जागरण में, the role of the weakening of the feudalism in the time of the Renaissance। अब यूनान का जब पतन हो गया था, तो यूनान के पतन होने के बाद अरबों ने सारी यूनानी विद्या अपने पास रखी थी और यूरोप में 13वीं शताब्दी में कई अच्छे विश्वविद्यालय खुले, जिसमें ऑक्सफोर्ड भी एक था।
और उसके बाद 13वीं-14वीं शताब्दी में गोथिक शैली में विशाल गिरजाघर बनाए गए। यह जो मध्य युग था, इसमें यूरोप का व्यक्ति क्रियाशील हो रहा था। जो यूरोप का व्यक्ति था, यह क्रियाशील हो रहा था। उसके अंदर एक मौलिक चिंतन उभर रहा था। यह क्रियाशील हो रहा था, उसके अंदर एक मौलिक चिंतन उभर रहा था। धर्म और सामंतवाद से समाज इतना आक्रांत था कि व्यक्ति अपने को पूरी तरह से मुक्त नहीं पा रहा था। धर्म और सामंतवाद दोनों से व्यक्ति इतना आक्रांत था कि वह अपने आप को उनसे मुक्त नहीं कर पा रहा था। चर्च और राज, पोप और शासक, चर्च, राज, पोप और शासक, यह सब मिलके जनता का शोषण कर रहे थे। यह सब मिलकर जनता का शोषण कर रहे थे। जो समाज में अंधविश्वास था, असहिष्णुता थी, जड़ता थी, इसकी जगह क्या हो रहा था? क्यूरियोसिटी आ रही थी, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। और पुनर्जागरण ने जो यह जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी यह पहले भी थी, लेकिन पहले जिज्ञासा अपवाद थी। पहले जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी अपवाद थी, एक्सेप्शन थी, रूल नहीं थी। अब यह अधिक लोगों के अंदर प्रवेश कर रही थी। यह अधिक लोगों के भीतर प्रवेश कर रही थी। तो जब जिज्ञासा जो पहले अपवाद स्वरूप लोगों के पास हुआ करती थी, उन अपवादों का विस्तार हुआ, मनुष्य समाज का केंद्र बनने लगा और समाज के जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में मूलभूत परिवर्तन आने लगे। जो व्यक्ति का जिज्ञास होना और चेतनशील होने के कारण एक नया दौर आरंभ होता है, जिससे यूरोप में रेनेसां आने लगता है। It is the background how Renaissance has been started in the Europe. Then how it began? In this background, when there's a dark age, how the Renaissance has begun? With the revival of interest. जो पहले जिज्ञासा अपवाद थी, जिज्ञासा जो पहले पे एक एक्सेप्शन ग्रुप व्यक्ति के रूप में थी, अब वह लोगों का इंटरेस्ट होने लगा। जो एंशिएंट कल्चर ऑफ यूरोप का था, जो प्री क्रिश्चियन कल्चर था ग्रीक का और रोमन सिविलाइजेशन का, तो कैसे रिनेसा यूरोप में आरंभ होता है? तो फर्स्ट इशू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो 15वीं शताब्दी में जो एक रिनेसा क्या, रीबर्थ, पुनर्जागरण जो होता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्क एज, जिसे हमने बात की, जहां पे चर्च, शासक, पोप, सामंत, इन सब के आतंक से जो व्यक्ति आक्रांतित था, और जो एक पुरातन पंथी विचारधारा थी, पुरातन पंथी अवैज्ञानिक विचारधारा, जो पुरातन पंथी अवैज्ञानिक विचारधारा थी, उस अवैज्ञानिक विचारधारा के बीच लोगों का एंशिएंट कल्चर ऑफ यूरोप में इंटरेस्ट पैदा होने लगा। और रिनेसा स्टार्ट ही होता है विथ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द एंशिएंट कल्चर ऑफ द यूरोप। वो क्या था? प्री क्रिश्चियन कल्चर ऑफ द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। जो हिस्ट्री थी, फिलॉसफी था, लिटरेचर था, आर्टिस्टिक अचीवमेंट था इन सिविलाइजेशन का, उसको स्टडी किया गया। लिसन अगेन केयरफुली। हम एड्रेस क्या कर रहे हैं? हाउ रिनेसा बिगिन इन यूरोप। जब आदमी का एंशिएंट कल्चर में इंटरेस्ट आया, वो एंशिएंट कल्चर क्या था? प्री क्रिश्चियन कल्चर ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। तो जो लोग थे, वो उन लोगों का हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर और जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स था इस सिविलाइजेशन का, एंशिएंट कल्चर जो प्री क्रिश्चियन का, जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन था, उसको उन्होंने केयरफुली, गंभीरता पूर्वक पढ़ना शुरू किया।
और जो यह नया जो ये अध्ययन था, यह एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग की ओर ले जा रहा था। जो ये स्टडीड थी, यह एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग की ओर लेकर जा रहा था। और इस न्यू वे ऑफ थिंकिंग से क्या है, लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए, समाज के मूलभूत मुद्दों पर प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए। जो प्रश्न आ रहे थे वह एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर वह वस्तुएं क्या है जो प्रीवियसली जो जो लोगों ने स्वीकार कर लिया था, उन चीजों को फिर से पूछा जाने लगा। तो प्रीवियसली पीपल हैड एक्सेप्टेड ऑल द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस गिवन बाय क्रिश्चियन चर्च, बट नाउ दे बिगेन टू लुक फॉर अदर आंसर्स। तो जो पहले आंसर किए गए थे उसकी जगह एक नए आंसर की बात लोगों ने करनी शुरू कर दी। जो वेल्दी मर्चेंट्स थे, प्रिंसेस थे, जो मेनी स्मॉल किंगडम के प्रिंसेस थे और जो वेल्दी मर्चेंट्स थे, वह इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। और जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे अरब के थ्रू ट्रेड, जो अरब से ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट थे, जो अरब का और कहते हैं अरब से ट्रेड के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट बना, इसने क्या किया, अरब लर्निंग को इटली और स्पेन के पास ले आए। इससे क्या हुआ, अरब की जो लर्निंग थी वह इटली और स्पेन के पास आई। अरब लर्निंग इटली और स्पेन के पास आई। तो जब इटली और स्पेन के पास आई तो इसने क्या किया, इसने इंक्वायरी को जनरेट करने में कंट्रीब्यूट किया। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इन जनरेट द इंक्वायरी, कि इंक्वायरी ज्यादा से ज्यादा जनरेट होनी। नाउ मेक द क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स। दिस इज अ प्री क्वेश्चन, गॉट इट? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। How Renaissance began? A, with revival of the interest in the ancient culture. बस इतने करो। A. B, studies led to the new way of thinking. C, a spirit of inquiry. D, long contact with Arab trade. All four right. क्लियर? थक तो नहीं गए आप लोग? आर यू टायर्ड? एक चूज नहीं हो पाएगा। एक चूज नहीं हो पाएगा। देखो, यूपीएससी आपको एक चूज करने के लिए बिना मतलब बाध्य नहीं करती है। जब एक आंसर आएगा तभी बाध्य करेगी। अगर मान लीजिए एक चूज करना ही हो, चलो इसी को देखते हैं, एक चूज हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा, चारों रहेगा। क्या करें, चालू रखें या बंद करें? बोलो, जैसा कहो आप। आई हैव नो इशू। अब यह जो न्यू थिंकिंग आ रही थी, यह न्यू थिंकिंग क्या कर रही थी? इन्फ्लुएंस कर रही थी। और जो चर्च है, जो चर्च का इन्फ्लुएंस है, वह कम हो रहा था। तो ग्रेजुअली द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्चेस ऑन द स्कॉलर्स बिगेन टू डिक्रीज। तो जो चर्च का स्कॉलर पर इन्फ्लुएंस था वह कम होने लगा। जब न्यू थिंकिंग आने लग गई, नई विचारधाराएं आने लग गई, नई सोच आने लग गई, तो चर्च का इन्फ्लुएंस था ऑन द स्कॉलर्स, जो बहुत स्ट्रांग हुआ करता था मिडिल एजेस में, वह कम होने लगा।
और जो लोग थे अब उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहे थे कि चर्च जो कहता है सब सही है। तो नाउ पीपुल वेर नो लॉन्गर विलिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग द चर्च टोल्ड देम अबाउट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में जो चर्च कहता था उसको अब लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहे थे। नॉट ओनली यूनिवर्स, अबाउट गॉड, गॉड के बारे में जो चर्च कहता था उसको स्वीकार, नॉट ओनली गॉड, ह्यूमन लाइफ। तो जो नई थिंकिंग आ रही थी, तो जो चर्च कहा करता था अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द गॉड, अबाउट द ह्यूमन लाइफ, इसको अस्वीकार कर रहे थे लोग, या लोग वही मानने को तैयार नहीं हो रहे थे जो चर्च कह रहा था। अब थिंकिंग क्या हो रही थी, ज्यादा बेस हो रही थी ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वेशन प्रधान हो रहा था, फीलिंग प्रधान हो रही थी। तो अब आदमी जो फील करता था और जो ऑब्जर्व करता था उसके आधार पर, जो आदमी ऑब्जर्व करता था, फील करता था, उसके आधार पर थिंकिंग बन रही थी। तो जो थिंकिंग थी इज बेस्ड ऑन द फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन। जो हम फील नहीं करते, हम जो ऑब्जर्व नहीं करते, उससे हमारी थिंकिंग नहीं हो रही थी। पहले जो चर्च कहता था हम मान लेते थे। इस प्रोसेस में मॉडर्न साइंस का जन्म हो जाता है। इसी थिंकिंग प्रोसेस में मॉडर्न साइंस का जन्म होता है। इसी थिंकिंग प्रोसेस में मॉडर्न साइंस का जन्म हो जाता है। अब जब मॉडर्न साइंस का जन्म हो जाता है तो उसका फायदा क्या होता है? दे डिड नॉट बिलीव दैट नॉलेज केम फ्रॉम द गॉड। जो नॉलेज केम फ्रॉम द गॉड है उस पर वह बिलीव नहीं करते हैं। नॉलेज केम फ्रॉम द गॉड, इस पर विश्वास करना वो बंद कर देते हैं और पावर ऑफ रीजनिंग बढ़ जाती है। इन्होंने यह मेंटेन किया कि मैन मस्ट डिस्कवर द नॉलेज इंटेलिजेंटली ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। ऑब्जर्व वर्ल्ड अराउंड। आप अपने आसपास के विश्व को देखो और उस विश्व को देखने के बाद आप अपनी मेधा, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो। अब अटेंशन दिया जाने लगा टेक्निक्स पर, इंस्ट्रूमेंट्स पर, टेक्नोलॉजी सामने आने लग गई। टेक्नोलॉजी सामने आने लग गई कि अब बिलीव होने लगा इंस्ट्रूमेंट्स पर, टेक्निक्स पर, और यह अटेम्प्ट किया गया कि हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें। जो मैन था वह सेंटर ऑफ वर्ल्ड हो गया। मैन सेंटर ऑफ वर्ल्ड हो गया। पहले मनुष्य विश्व के केंद्र में नहीं हुआ करता था, तो मैन सेंटर ऑफ वर्ल्ड हो गया। इससे फर्क क्या हो रहा था कि जो पुनर्जागरण के थिंकर्स थे वो इंसिस्ट करने लगे कि नॉलेज जो है मस्ट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। नॉलेज को मनुष्य के फायदे के लिए, मनुष्य के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंस ऑफ जो ईच इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग था, हर व्यक्ति के महत्व को रेखांकित किया जाने लगा। मैन मस्ट बी गुड टू द मैन नॉट बिकॉज ऑफ गॉड से। बहुत अच्छी लाइन है। मैन मस्ट, यहां पर ऐसे भी आ सकता है, मस्ट बी गुड टू मैन नॉट बिकॉज गॉड हैव सेड सो। देन व्हाई? Man must be good to man, not because God had said so. Then why? Man must be good to man, not because God so. Why? Because they are both human beings. Because
दे आर बोथ ह्यूमन बीइंग्स। अभी हिंदी कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। मनुष्य मनुष्य के प्रति सदिच्छा न रखे, इसलिए नहीं कि ईश्वर ऐसा कहता है, इसलिए कि दोनों मनुष्य हैं। या आपके इससे वो अच्छा टॉपिक हो सकता है। मनुष्य मनुष्य के, मैन मस्ट बी गुड टू मैन, नॉट बिकॉज गॉड हैव सेड सो, बिकॉज दे आर बोथ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य मनुष्य के प्रति सदिच्छा न रखे, इसलिए नहीं कि ईश्वर ऐसा कहता है, इसलिए कि दोनों मनुष्य हैं। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी विचारधारा थी। तो जो थिंकिंग ऑफ रिनासा थी, जो थिंकिंग ऑफ रिनेसा थी, वह हम देख सकते हैं कि वह कई क्षेत्रों में सामने आने लग गई। उसमें एस्ट्रोनॉमी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। मेरे ख्याल से इसके बाद कल करते हैं, नहीं तो आपको अपने को इशू नहीं है, आई कैन डू मोर। लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा हो तो शायद मेरा करना ठीक नहीं होगा। राइट फास्ट व्हाट वन। जो थिंकिंग ऑफ द जो रेनेसा था, इसको हम कई तरह से देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी थी उसका नॉलेज, जो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी था, जो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी था, वह नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने जो वह एडवांस था एट दैट टाइम। 15th सेंचुरी में जो पोलिस जो फिलोसफर थे, कोपरनिकस, उन्होंने कहा सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। आर्यभट्ट ने भी ऐसे ही कहा था। तो कोपरनिकस ने पहली बार उस विचारधारा को तोड़ दिया जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी मुख्य होती है। क्योंकि ये क्यों कहते थे चर्च के लोग, पोप क्यों कहते थे कि पृथ्वी ईश्वर ने बनाया है? कोपरनिकस ने इसको इनकार कर दिया और उसने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया, थ्योरी दिया कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और उसने इसको सिद्ध करने की कोशिश की कि सन जो है सेंटर का यूनिवर्स है और अर्थ और अदर प्लैनेट्स उसके अराउंड मूव करते हैं। इस विचारधारा ने एक रिवोल्यूशन ला दिया, क्योंकि जो चर्च था, जो क्रिश्चियन चर्च था, वो हमेशा सिखाता था कि जो पृथ्वी है वह मुख्य केंद्र है। क्यों? इट वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। ये अच्छा सवाल हो गया। वाई? बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। जो क्रिश्चियन चर्च थे वह क्यों कहा करते थे, क्यों सिखाया करते थे कि पृथ्वी केंद्र में है? क्योंकि मानते थे कि इट वॉज क्रिएटेड बाय द गॉड, इसलिए यह पृथ्वी सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो सेंटर ऑफ यूनिवर्स पृथ्वी है या सूर्य है? यह पृथ्वी है या सूर्य है? अर्थ है या सन है? इट इज पृथ्वी या अर्थ और सन। इसको लेकर दो विरोधी विचारधाराएं आ गई। सदियों से चर्च कहा करता था कि चूंकि पृथ्वी को, अर्थ हैज बीन क्रिएटेड बाय द गॉड, देयरफॉर इट इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। कोपरनिकस ने इसको तोड़ दिया। नो, सन इज द यूनिवर्स, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। अब कोपरनिकस ने अपनी थ्योरी को सिद्ध करना चाहा ऑन द बेसिस ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के सहारे उसने अपनी थ्योरी को, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहा। अर्ली 17th सेंचुरी में रॉबर्ट गैलीलियो, अर्ली 17th सेंचुरी में दूसरा रॉबर्ट गैलीलियो, जो इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने भी सेम बात करने की कोशिश की। लेकिन उनका जो बेस था, वर्क था, वो था ऑन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन एलोन। अब आप कोपरनिकस और गैलीलियो के बीच आप एक अंतर सीखिएगा।
कि दोनों की थ्योरी में फर्क क्या था। What was the difference in the theory of the Copernicus and Galileo? कोपरनिकस का था ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। गैलीलियो क्या बोलते थे? गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉट थे, वह सेम चीज बोलते थे, बट he did not base his work on the he did not on the theoretical calculation alone. उन्होंने यूज किया ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ऑब्जर्व किया सन और द प्लैनेट्स थ्रू ए टेलीस्कोप। तो उन्होंने टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया। तो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन सन एंड प्लैनेट थ्रू टेलीस्कोप। He did not base his work on the theoretical calculation alone. और जो अथॉरिटी ऑफ चर्च थी फिर चैलेंज हो गई। अब ये चर्च का ट्रबल हुआ। चर्च फोर्स हिम टू सेट हिज थ्योरी रॉन्ग। और गैलीलियो का जो सिद्धांत था पूरे यूरोप में बढ़ा और इसने बहुत सी साइंटिफिक डिस्कवरीज को जन्म दे दिया। तो जो उसने ऑब्जर्वेशन किया कि सन और प्लेनेट को एक टेलीस्कोप के माध्यम से, और वह इसी रिजल्ट पे अराइव किया। गैलीलियो का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने साइंटिफिक मेथड यूज किया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। ही वॉज ऑल्सो चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ चर्च। उसने अथॉरिटी ऑफ चर्च को चैलेंज कर दिया और उसने कहा कि यू आर रॉन्ग। उसने चर्च के अथॉरिटी को चैलेंज किया और उनको गलत सिद्ध कर दिया। चर्च ने उसको फोर्स किया कि कहे कि उसकी थ्योरी रॉन्ग है, हालांकि उसकी बात सही थी। लेकिन जो नॉलेज उसने ऑब्टेन किया अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा, यह नॉलेज यूरोप के अदर पार्ट में फैला और इससे अदर साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। यह भी एक सवाल प्री का हो गया, एबीसीडी। उससे अदर साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। क्या यह एकाएक हो गया? इज दिस हैपन सडनली? These movements took 2 centuries to influence the thinking in various parts of Europe. यह एकाएक नहीं हुआ है, इसने 200 साल का समय लिया है यूरोप में अपनी बात को पहुंचाने के लिए। यह इटली के टाउन से शुरू हुआ और धीरे धीरे यूरोप के और टाउन में प्रवेश करने लगा, खासकर फ्रांस में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, इंग्लैंड में। जो मर्चेंट्स थे उस टाउन के did not want the churches to powerful। अभी फैल कैसे रहा था? यह फैल कैसे रहा था? रेनेसां की थिंकिंग पॉपुलर थी मर्चेंट्स में। मर्चेंट्स नहीं चाहते थे कि चर्च ज्यादा पावरफुल हो। तो जो ये मूवमेंट चला इसने 200 सालों का समय लिया। जब उसने थिंकिंग किया वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप को, जो फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, इन जगह घूमा। अब रेनेसां थिंकिंग क्यों पॉपुलर हो गई मर्चेंट्स के बीच में? मर्चेंट नहीं चाहते थे कि चर्च ज्यादा पावरफुल हो। उनके रिलेशन फ्यूडल वर्ल्ड के साथ ठीक नहीं थे। क्यों? वो हमेशा ज्यादा टैक्स करना चाहते थे। व्यापारिक समुदाय का समर्थन था। जो मर्चेंट्स थे वो टाउन में थे, वह चर्च की शक्ति को कमजोर करना चाहते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स उनके रिलेशन ठीक नहीं थे, क्यों? टैक्स क्या करते थे। तो जो रेनेसां की थिंकिंग थी इसलिए पॉपुलर हो गई विद द मर्चेंट्स। क्यों? एज ए चैलेंज अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड। अब सवाल क्या हो गया? मर्चेंट्स ने रेनेसां की थिंकिंग का समर्थन क्यों किया? मर्चेंट्स ने रेनेसां की थिंकिंग का समर्थन क्यों किया? एक क्या हो गया? वह नहीं चाहते थे कि चर्च पावरफुल हो। वह नहीं चाहते थे कि चर्च पावरफुल हो। एक आंसर ही हो गया। दूसरा, उनके रिलेशन फ्यूडल लॉर्ड से ठीक नहीं थे। क्यों? वह ज्यादा टैक्स करना चाहते थे। सिंबल ऑफ रेनेसां हुआ लियोनार्डो दा विंची। यह इटली का था। बाय प्रोफेशन ही वॉज ए पेंटर। इसका मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट था फ्लाइंग मशीन। इसने आदमियों को पेंट करना शुरू किया, आदमियों को एक्शन में पेंट करना शुरू किया।
इसके साथ महत्वपूर्ण बात क्या थी, लियोनार्डो दा विंची के साथ महत्वपूर्ण बात क्या थी कि यह जिस तरह से पेंट किया करता था, उसके पेंट करने का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या था, यह आदमियों के सौष्ठव को समझने लगा, यह लोगों के बीच को समझ लगा, यह लोगों के अंदर जो यह पहली बात क्या था कि यह एक मल्टी टैलेंट था, यह वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, इंजीनियर था, दार्शनिक था, चित्रकार था। लास्ट सपर और मोनालिसा, दो इसने चित्र बनाए और इन दो चित्रों के माध्यम से उसने भाव भंगिमाओं को सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने हेलीकॉप्टर, टैंक, गतिमान पुल सब की योजना बनाई। इसको पहला विज्ञान के युग का इसको पहला आधुनिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जो विंची की जो खोज थी और जो विंची का नॉलेज था, जो डिस्क्रिप्शन था, उसने एक यह बात स्थापित की कि वह एक गुड साइंटिफिक माइंड रखता है। मेरे ख्याल से आज यही करते हैं। अलॉट पीपल आर राइटिंग कि सर आज का बहुत हो गया है।